तुम हो, हम हैं, ना तुम कम हो, ना हम कम हैं। ओ ज्ञानी, बच्चों की साथ है निभानी। पढ़ ले ओ मेरे शिष्यों, पढ़ ले ओ मेरे शिष्या। बच्चों की साथ है निभानी। पढ़ ले ओ मेरे शिष्यों, पढ़ ले ओ मेरे शिष्या। मोस्ट वेलकम डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के बारे में। और ये सभी जो प्रश्न हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और उसके साथ ही साथ जो बीए में फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए भी यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो डियर फ्रेंड्स, वे आपके फ्रेंड्स जो कि अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उन सभी लोगों पर जल्द से जल्द इस वीडियो का लिंक शेयर कर दें। और जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप नंबर भी आपको बता रखा है उससे भी जरूर शेयर कर दें। मेरा ग्रुप व्हाट्सएप नंबर है 950 690 285। इस नंबर को पूरे यूपी में आप सभी लोगों को फैलाना है, और आने वाले समय में ये पूरे भारत में सभी लोगों के पास ये नंबर रहेगा, और इसको हम बहुत बड़े लेवल पर हम लोग ले जाएंगे, आज नहीं तो कल। बस आप लोगों के थोड़े समर्थन की ज़रूरत है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज को। मनोविज्ञान का यह देखिए प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला डियर स्टूडेंट देखिए आता क्या है, मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। ठीक है, देखिए मनोविज्ञान के तो बहुत से वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से अपना डिफिनेशन दिया हुआ है। मन का विज्ञान मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, मन की चेतना का विज्ञान जो होता है उसे भी हम लोग मनोविज्ञान कहते हैं। आत्मा का विज्ञान जो होता है उसे भी मनोविज्ञान कहते हैं। तो मनोविज्ञान की एक दो परिभाषाएं नहीं है। मैं मनोविज्ञान पर अगर लिखने लगूँ तो कम से कम आपको 10 से 15 डिफिनेशन तो ऑटोमेटिकली दे सकता हूँ। ठीक है, आत्मा का किसी ने इसको ज्ञान कहा है, किसी ने इसको चेतना का विज्ञान कहा हुआ है। तो ऐसे जो मनोविज्ञान, जो किसी ने इसको मन का विज्ञान कहा हुआ है, तो मनोविज्ञान अपने आप में एक बहुत ही सुदृढ़ परिभाषा है, बहुत ही गजब का परिभाषा है ये। और सभी लोगों की लाइफ को ये प्रभावित करने वाला विषय है मनोविज्ञान जो है। तो मनोविज्ञान को पढ़ते भी रहना चाहिए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने DHU में मनोविज्ञान को पढ़ा हुआ था और मुझे गजब का क्लास लगा था। और जब हम लोग BEd वहाँ पर कर रहे थे, बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो मैंने वहाँ पर इसे पढ़ा था। और देखिए पेडागॉजी जो होता है और साइकोलॉजी जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक होते हैं। यदि आप इसको अच्छे से अध्ययन कर लेते तो आप एक बच्चे को अच्छे से समझ सकते हैं। एक मतलब हर एक इन्वायरमेंट को, वातावरण को, लोगों को एक अच्छी समझ होती है जब इसका, अगर आपके पास इस विषय का नॉलेज हो जाता है तो डियर फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को। तो सभी लोगों पर इसे शेयर भी जरूर कर दें। मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है इस पर हम लोग पहले बात करते हैं। तो मैंने पहले ही आपको बताया 2-3 लोगों के अनुसार, लेकिन यहाँ मर्फी के अनुसार देखिए मैंने यहाँ पर आपके नोट्स में लिखा हुआ है, मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित प्राणियों की उन प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है जो वह अपने पर्यावरण में करता है। ठीक है, वो जो भी क्रियाकलापों को करते हैं, प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है, मतलब उन्होंने क्या क्रियाकलाप किए हैं पर्यावरण में, वो क्या कर रहे हैं, तो उनकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन प्राणियों को जो किया जाता है, जीवित प्राणियों का, तो उससे ही हम लोग एक तरीके से मनोविज्ञान में इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो मैंने एक लोग के अनुसार बताया, उसके अलावा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। ठीक है, ऐसे कई महत्वपूर्ण आपके डिफिनेशन मनोविज्ञान के हो जाएंगे। बढ़ते हैं हम लोग अब दूसरे प्रश्न की ओर। मनोविज्ञान का स्वरूप क्या है, या मनोविज्ञान को कौन से स्वरूप में हम लोग देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें देखिए मनोविज्ञान के बारे में, तो मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो बहुत ही विशुद्ध है एवं व्यावहारिक विज्ञान है एक तरीके से देखा जाए तो। यहाँ पर भी डियर स्टूडेंट देखिए आपको एक डिफिनेशन मिल जाएगा कि व्यवहार का जो विज्ञान होता है उसे हम लोग मनोविज्ञान कहते हैं। तो मनोविज्ञान का स्वरूप जो होता है देखिए वो व्यवहारिक विज्ञान का होता है। ठीक है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो मनोविज्ञान की गहरी पैठ बनी हुई है। मनोविज्ञान जो होता है अपना एक अलग ही पहचान छोड़कर जाता है। ये विषय ऐसा विषय है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसका देखिए पकड़ है, मजबूती से ये जो विषय है बहुत ही लोगों पर छाया हुआ है। इसलिए देखिए जीवन का जो प्रत्येक पक्ष होता है इससे प्रभावित होता है, वो कोई भी पक्ष हो। अगर देखिए एक विद्यालय में आप पढ़ाने वाले हैं, शिक्षक के रूप में हैं या ट्यूटर के रूप में अगर आप हैं, या अगर माता पिता के रूप में कोई रहता है, चाचा भतीजे के रूप में, जिस भी रूप में कोई रोल रहता है, तो हर एक रूप में देखिए आपसे छोटे बच्चे देखिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखिए कितने अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने बताए हुए हैं दृष्टिकोण दिए कि नहीं बच्चे पर अध्ययन किया, उन्होंने ऐसे किया वैसे किया ना। तो ऐसे तमाम बातें निकल कर आती हैं जो कि मनोविज्ञान के स्वरूप को निर्धारित करती हैं। और जीवन के प्रत्येक पक्ष में देखा जाए तो मनोविज्ञान प्रभाव डालता है।
और इसकी गहरी पकड़ है। ये याद रखिएगा, जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। और मेरे विषय से, मेरे अनुसार तो जिसका विषय नहीं भी है तो उसे भी कुछ बेसिक जानकारियाँ मनोविज्ञान की तो रहनी ही चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, दूसरा आपका प्रश्न जो है मनोविज्ञान का स्वरूप, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में एक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम लोग अब तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है, मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या होता है। देखिए मनोविज्ञान में अगर देखा जाए तो अनुप्रयोगों के आधार पर देखिए कई इसके क्षेत्र हैं। हम लोग यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण उनके क्षेत्रों को देखेंगे मनोविज्ञान के। तो देखिए जिसमें जैसे पहला हो गया हम लोग का औद्योगिक मनोविज्ञान। औद्योगिक मनोविज्ञान के बारे में अगर डिरेक्शन हम लोग बात करें तो जैसे कोई बिजनेस है, कोई व्यापार है, या किसी उद्योग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसे कहा जाता है कि इस ड्रेस को ऐसे बना दीजिए। देखते हैं आप लोग को समाज में जो होता है, मार्केट में आए दिन कपड़े जो होते हैं वो परिवर्तित रहते हैं। खाने पीने की जो वस्तुएं आती हैं उसमें भी देखिए कोई ना कोई सुधार या मॉडिफाइड होता रहता है। तो वो कहीं ना कहीं से मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण बनकर आता है। अगर छोटा सा हम लोग देखते हैं, टाफी वगैरह की बात करते हैं, लमचूस वगैरह की बात करते हैं, छोटे छोटे देखते हैं बच्चों को कितने प्रकार तरीके, मतलब साइकोलॉजिकल, मतलब वो कितना इफेक्ट डालता है कि वो कितना अट्रैक्टिव हो जाता है उसके लिए कि नहीं हम इस चीज़ को खाएंगे तो खाएंगे, और जिदिया जाएगा नहीं हमको ये वाला चॉकलेट चाहिए तो चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, औद्योगिक मनोविज्ञान उसे हम लोग कहते हैं, यानी उद्योगों को मनोविज्ञान के साथ जोड़कर जब हम लोग व्यापार को करते हैं, मतलब ऐसा है कि जो कुछ साइकोलॉजिकल लोगों को मतलब वो प्रभाव छोड़ रहा है उसके बिजनेस पर भी। तो ये देखिए क्या होता है, औद्योगिक मनोविज्ञान होता है। और बहुत ही ज़बरदस्त ये रहस्य है, उद्योगों के दृष्टिकोण से देखा है तो गजब का है। लोगों की माइंड को पहले ही पढ़ लेना और उसके अनुसार मार्केट में छोटे से बच्चे की क्या डिमांड है, 2 साल के बच्चे की, 3 साल के बच्चे की, 4 साल के, 5 साल के बच्चों की, ऐसे हम लोग अगर इस किसी भी प्रोडक्ट में आप देख लीजिए तो गजब का देखिए ये है। दूसरी देखिए बात क्या आती है निकल कर, चिकित्सक तथा निर्देशन मनोविज्ञान। आप जानते हैं साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम आती है कभी कभी किसी को, या मानसिक रूप से क्रियाएं जो होती है, मानसिक चिकित्सालय के रूप में भी अगर देखा जाए, जैसे हम लोग के यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब आप आएंगे तो भोजीवीर जो जब जाएंगे आप यहाँ पर तो पांडेपुर से जब आगे सीधे निकलेंगे तो यहाँ पर भी देखिए एक हॉस्पिटल है, क्या कहा जाता है कि मानसिक चिकित्सालय के रूप में। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे तमाम जगहों पर भी और हैं, तो कितनी ज़्यादा वो प्रभाव छोड़ते हैं। वहाँ पर जब अंदर कभी जाएंगे मैंने तो दुर्भाग्य रहा है, या दुर्भाग्य के रूप में अगर देखा जाए, उन सभी जगहों पर जाना बहुत ऊँची चीज़ तो नहीं है, लेकिन समस्याएं जब आती तो जाना भी पड़ता है। तो मैं वहाँ पर गया था तो मैंने देखा वहाँ पर लोगों को, तो वहाँ पर देखिए कितने तरीके से लोग साइको टाइप में हैं। लोग कौन किसको मार रहा है, पीट रहा है, कौन किसी का क्या छीन के लेके भाग जा रहा है, कौन किसको कब कुछ बोल दे रहा है, कुछ कर दे रहा है। तो मतलब लोग अपनी चेतना में जब नहीं रहते हैं तो जाहिर सी बात है उसी का अध्ययन ही क्या होता है, मनोविज्ञान होता है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और हम लोग कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते इसको। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है चिकित्सकों के लिए, बहुत ही अनिवार्य रूप से देखिए मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके पास लोग दिखाते हैं कि भैया इनको दिखा दीजिए वहाँ पर, और बहुत तरीके से वहाँ पर ये दवाइयाँ वगैरह जो होती हैं वो कराई जाती हैं, दी जाती हैं। और दीनदयाल हॉस्पिटल जो है ये आपका वहीं पर है, ये महावीर मंदिर के पास ये आपका दिखेगा वहाँ पर, ये बनारस में मानसिक चिकित्सालय के रूप में। तो देखिए वहाँ पर कितना ज़्यादा है ये तो आप जान ही गए, मनोविज्ञान का कितना उपयोग है। तीसरी देखिए जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है अभियंत्रण मनोविज्ञान में। देखिए कोई भी प्रकार का हम लोग अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई भी बड़ा बना रहे हैं, किसी मशीनों को बना रहे हैं, किसी की रिफाइनरी हो रही है, किसी का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो भी बड़े बड़े चीज़ों को हम लोग कभी कभी बनाते हैं, तो अभियांत्रिकी में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। किसी चीज़ों को बनाते हैं हम लोग, ट्रैक्टर वगैरह के हम लोग निर्माण कर रहे हैं, किसी भी चीज़ों को हम लोग बना रहे हैं, तो भाई कैसे कहाँ पर क्या सेटअप रहेगा, यहाँ पर ये बैठ सकते हैं, यहाँ पर ये खेल सकते हैं, यहाँ पर इन चीज़ों को ये ऐसे सेटअप रख सकते हैं। तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखिए चीज़ें बनाई जाती हैं। तो डिरेक्शंस ऐसे होता है। देखिए आपका चौथा जो पॉइंट है अनुपयुक्त मनोविज्ञान हो गया। पांचवा जैसे क्या शैक्षिक मनोविज्ञान हो गया चौथा। तो ऐसे तमाम देखिए मनोविज्ञान के आपके मिलते रहेंगे और भी, और मैं इनका पूरा का पूरा अभी विस्तृत रूप में कभी बात भी करूंगा कि किस विषय के साथ कैसा संबंध है मनोविज्ञान का। शैक्षिक मनोविज्ञान के बारे में देखिए बात कर रहे हैं तो शिक्षण में जानते ही हैं आपको कि बाल मनोविज्ञान को आपने नहीं देखा है कि पेडोलॉजी जो पढ़ते हैं आप बच्चों को कि क्या करना चाहिए विद्यालय में, कैसा परिवेश है, कोई बच्चा शांत है तो उसको कैसे सही करेंगे, कोई गुस्सा रहा है तो उसको कैसे सही करेंगे, या कोई अग्रेसिव रूप में है तो कैसे करेंगे, किसी का बार बार मार्क्स कम आ जा रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे, किसी को बोलने में अकलाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। तो तरह तरह की चीज़ें जब होती है मनोवैज्ञानिक तरीके से, साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से हम लोग एजुकेशन को हम लोग जब जोड़ते हैं तो देखिए शैक्षिक मनोविज्ञान कहलाता है। तो डिरेक्शन इस तरह के देखा जाए तो मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो एक दो नहीं है, बल्कि इसका जो प्रसार है वो बहुत ही ब्रॉड लेवल पर है, बृहत रूप है इसका। और ऐसा नहीं कि हम लोग केवल एक अति लघु में यहाँ पर हम लोग अपने प्रश्न उत्तर की बात कर रहे हैं। अगर वास्तव मनोविज्ञान पर डिस्कशन किया जाए
तो ये 10, 5, 15, 20, 25, 30 मिनट का वीडियो जो है वो कोई काम नहीं करने वाला है आपका। लेकिन हम लोग को बात करना है यूपी बोर्ड और साथ ही साथ आपके जो भी यूनिवर्सिटी से आप जुड़े हुए हैं बीए एग्जाम्स के लिए, तो हम लोग उस पर बात करते हुए आगे निकल जाएंगे। और मैं कभी इस पर आपको डिटेल में जब पढ़ाऊंगा तो और भी ज़बरदस्त मज़ा आएगा। उस समय आप जब स्टडी करेंगे तो गजब का मज़ा आएगा आपको क्लास करने में। तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ते हैं आप चौथे प्रश्न की ओर। चलिए डियर स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं चौथे प्रश्न को। चौथा देखिए प्रश्न आपके क्या है, मनोविज्ञान की 2 उपयोगिता बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मनोविज्ञान की 2 उपयोगिता बताइए। ऐसा देखा जाए तो इसका उपयोगिता लिखते चले जाएंगे तो एकदम खत्म हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त इसका उपयोगिता आपने देखा उसका क्षेत्र, तो क्षेत्र के हिसाब से ही आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसकी उपयोगिता है कहाँ कहाँ देखने को मिल सकती है। तो चलिए आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण उपयोगिता हम देखते हैं। तो पहला देखिए जैसे शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए, देखिए शिक्षा के क्षेत्र में डियर स्टूडेंट्स जो है मनोविज्ञान बहुत उपयोगी चीज़ है। मनोविज्ञान की समस्या से बालकों के बौद्धिक विकास की बात हो गई, उनकी योग्यता की बात हो गई, उनके व्यक्तित्व विकास की बात हो गई। तो इन सभी का जो हम लोग मापन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं और उसी के अनुरूप हम लोग उसमें सुधार भी करते हैं, इंप्रूवमेंट को देखते हैं हम लोग। इस प्रकार मापन के परिणाम स्वरूप जो देखा जाए तो शिक्षा शास्त्रियों के लिए बहुत ही उपयोगी विषय है। किसी भी शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखिए हम लोग को BHU फैकल्टी में बैचलर तो यहाँ पर हमने किया हुआ था, तो बैचलर ऑफ एजुकेशन में देखिए इस बात को बताया गया था कि नहीं वास्तव में एक शिक्षक के लिए भी मनोविज्ञान कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा आपका व्यक्तित्व विकास का मापन जो होता है, उसकी योग्यता के बारे में बात होगी, उसकी बौद्धिक विकास के बारे में होगी। इन सभी का जो ओवरऑल पूरी जानकारी हम लोग को मिलती है और वो क्या चाह रहा है, क्या उसकी अपेक्षाएं हैं, उन सभी के बारे में आप साइकोलॉजिकल उस बच्चे से आप खुद ही जान सकते हैं, स्वतः ही जान जाएंगे जब आप मनोविज्ञान को अच्छे से पढ़े रहेंगे। तो चौथे प्रश्न का देखिए डियर स्टूडेंट जो पहला हम लोग का हो जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण उपयोग को देखा गया। आइए दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्र में मनोविज्ञान की उपयोगिता को देखते हैं। बढ़ते हैं हम लोग दूसरी उपयोगिता की ओर। देखिए दूसरा उपयोगिता हम लोग का क्या है, उद्योग के क्षेत्र में। देखिए पहला क्या हुआ था शिक्षा के क्षेत्र में, दूसरा देखिए उद्योग के क्षेत्र में। मैं उन्हीं चीज़ों को शामिल किया हूँ जिसको कि आप एक बार सुनेंगे तो आपको एकदम याद हो जाएगा। और मनोविज्ञान ऐसा विषय बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है, बड़ा मज़ा आता है इसको पढ़ने में। और आप एक बार जब पढ़ेंगे खुद तो खुद आपको लगेगा कि हाँ वाकई में कितना यह इंटरेस्टिंग विषय है और आपके समाज से जुड़ा हुआ है और आपके परिवेश में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं आपको। दूसरा देखिए क्या उद्योग के क्षेत्र में मनोविज्ञान जो है बहुत ही अति उपयोगी रहा है। बहुत देखा जाए दिन प्रतिदिन देखा जाए तो इसकी उपयोगिता जो है नए नए अध्ययनों के रूप में बढ़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन देखने को हम लोग को मिलता है। उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रयास यह रहा है कि विभिन्न उद्योगों में कम से कम श्रम करके अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। पहले देखिए आप लोग को कुछ याद होगा जब कभी 5 से 10 साल 15 साल पहले 8 साल पहले 10 साल पहले की बात है, हम लोग जब अपने हमारे जहाँ मकान है उससे बगल में देखेंगे आप लोग को मैदान था पहले, तो हम लोग वहाँ पर मैच जब खेलते थे 10 साल पहले 15 साल 12 साल पहले, तो उसमें क्या होता था कि बच्चे जब खेलते थे उसमें हम लोग जब खेलते थे तो उसमें एक लोग रहते थे कि साड़ी वगैरह का जो कारोबार लोग करते हैं तो साड़ी देख उतरता था, रविवार को लोगों का साड़ी उतरता था। तो उसमें क्या होता था पूरा दिन बीत जाता था लोगों को, मतलब एक हफ्ते लोग बीत जाते थे एक साड़ी को उतारने में। आज देख रहे हैं टेक्नोलॉजी बढ़ गई, एम्ब्रॉयडरी मशीन आ गई, पता चला टापी लमचूस की तरह आपके कपड़े तैयार हो रहे हैं, साड़ियाँ तैयार हो रही हैं, या तो जो भी आपके वस्त्र पहनने वाले वो तैयार हो रहे हैं। ऐसे ही हर क्षेत्रों में देखा जाए तो जो उत्पादन है उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए साइकोलॉजिकल तरीके से भी सोचा जा रहा है। तो विभिन्न उद्योगों में भी देखा जाए कम से कम श्रम करके कैसे हम लोग अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। खाद्य सामग्रियों में भी देखा जा सकता है। और इसके अलावा कई तमाम ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम लोग को मनोविज्ञान की उपयोगिताओं देखने को मिलती हैं। देखिए मुख्य रूप से हमने यहाँ पर जो आपके शिक्षा के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में बात कर रखा है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया जो छोटे छोटे बिजनेस व्यापार होते हैं तो उसको आपको लगता है कि 1 रुपये की टापी है 2 रुपये टापी, लेकिन उसमें गजब का वो दिमाग है, कितनी गजब की वो साइकोलॉजिकल तरीके से देखिए बच्चे को पढ़ ले रहे हैं। मतलब साइकोलॉजिस्ट का ही देन है कि वो 1 साल के बच्चे के 2 साल के बच्चे को वो लोग जोड़ कर, यानी कोई बिजनेस आप करते हैं तो उसमें कितने बड़े बड़े लोगों की ज़रूरत पड़ती है और वो इतना आसान काम नहीं है। ये विचार जो होते हैं वो बुद्धिजीवी ही देते हैं, बड़े बुद्धिजीवी ही देते हैं। हाँ निवेश कोई भी हो सकता है या जो प्रोड्यूसर होता है कोई भी बन सकता है, लेकिन जो साइकोलॉजिकल जो दिमाग की बातें निकल कर आती हैं ना, इनको वास्तव में एक मनोविज्ञान की दृष्टिकोण से ही ये बातें निकल कर आती हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में 5वें प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं हम लोग 5वें प्रश्न की ओर। अवधान की विशेषताएं बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अवधान का मतलब देखिए डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा आप, तो पहले अवधान क्या होता है इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए अवधान का मतलब होता है ध्यान की बात हो गई, ध्यान लगाने की बात हो गई, या तो मनोयोग की बात हो गई, ठीक है। जब आप किसी चीज़ों पर ध्यान लगाते हैं, एकाग्रता लाते हैं, तो उसे ही हम लोग तरीके से देखा जाए तो वो अवधान की ही श्रेणी में आते हैं।
अवधान की विशेषताएं हम लोग को देखिए यहाँ बात करना है। अवधान की विशेषताएं क्या होती हैं? तो पहली देखिए इसमें बात क्या निकल कर आती है, अवधान एक मानसिक प्रक्रिया है। भाई जाहिर सी बात है कि जो ये है आप लोगों का विषय है तो वो मनोवैज्ञानिक है। वो ज़्यादा मैंने देखिए पहले ही बताया गया था कि मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, ठीक है, साइकोलॉजिकल जो साइंस हो गया, तो यहाँ पर मानसिक से तो जुड़ा ही रहेगा। अवधान एक क्या है, मानसिक प्रक्रिया है। दूसरी देखिए महत्वपूर्ण बात क्या हो जाएगी इसमें, अवधान हमारी चेतना का अध्ययन केंद्र है। ध्यान, अवधान का मतलब ध्यान समझिए, ध्यान जो होता है हमारी चेतना का अध्ययन केंद्र है। तीसरी देखिए महत्वपूर्ण टॉपिक क्या बात क्या हो जाएगी विशेषताओं में, अवधान एक रचनात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, अवधान क्या होता है, एक जो होता है स्ट्रक्चरल प्रोसेस होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3 भी। तो डियर स्टूडेंट्स ये कुछ महत्वपूर्ण अवधान की विशेषताएं हैं, या जिसे हम लोग ध्यान भी कहते हैं या मनोयोग की बात करते हैं जिसमें हम लोग, तो ये सभी के सभी जो विशेषताएं हो जाएंगी वो अवधान की हो जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न मनोविज्ञान के 5 प्रश्नों की आज की यह सीरीज आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और उसके साथ ही साथ देखिए कौन से वैज्ञानिक ने किस मनोवैज्ञानिक ने किस नियम को दिया हुआ है। मैंने इन सभी पर एकदम पूरा 3 लेक्चर आपका दिया हुआ था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में। तो डियर स्टूडेंट्स आप उन सभी लोगों को ज़रूर देखिए क्योंकि वो सभी जो हैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। और देखिएगा आपको वहाँ से ज़रूर प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। इसके अलावा बीए के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें कथन बहुत तेज पूछता है कि हाँ ये वाला कथन किसने दिया हुआ है, वो कथन किसने दिया हुआ है, ये किसका कथन है, ये नियम को किसने दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग उस नियम को देख लीजिएगा। कम से कम 25 से 30 जो नियम बताया मैंने बकायदे उसको पूरा सही से आप उसको 1-2 बार सुन लेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। और उसके साथ ही साथ और भी सब्जेक्ट के भी आप प्लेलिस्ट जरूर खोलकर देखा करें। चैनल को जब आप डीजे सर खोलेंगे तो उसमें आपको अदर सब्जेक्ट के भी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, उसमें जाकर देखिए, उन सभी विषयों को देखिए। वो सभी के सभी जो हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज ही है। और वे बच्चे जो कि प्राइवेट पढ़ते हैं या इस विद्यालय नहीं जा पाए हैं या तो एकदम गरीब हैं, उन सभी लोगों पर यदि आप शेयर कर दिए अब भी ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो, या मैं एकदम पूरा कंफर्म आपको बताता हूँ कि उनकी तैयारी खुद ही बताएंगे। हम एक महीने से 2 महीने वो खुद पढ़ लेंगे बच्चे ना, तो वो कहेंगे मैं बोर्ड एग्जाम में बैठ सकता हूँ और एग्ज़ाम अपना अच्छे से दे सकता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस तो उनके अंदर आ ही जाएगा। और सबसे बड़ी बात है बस आप उनको क्या मैं इतना ज़्यादा प्रश्नों की उनकी तैयारी करा दूंगा। ऑलरेडी मैंने इतनी ज़्यादा प्रश्नों की सीरीज तैयार कर रखी है पहले से कि यदि एक बार आपने देखा तो आपके दिमाग से तो डर निकल जाएगा। प्रश्न क्या पूछे जाएंगे क्या नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इतने प्रश्न हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि अरे सर इसको भी पढ़ाएं, अरे सर इसको भी पढ़ाएं, इसको भी नहीं छोड़ें, इसको भी नहीं छोड़ें। तो डियर स्टूडेंट्स आपको मेरे हेल्प ग्रुप में एक काम करना है, मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है उससे पूरा फैला दीजिए 950 690 257। फिर सुन लीजिए 950 690 257 ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। इसको जो है पूरे आपको फैलाना है पूरे यूपी में। और जल्दी हम लोग अब लाइव भी मिलेंगे। और जो मेरा नंबर है पहले उसको आप लोग फैलाइए, ये आप लोग जिम्मे एक काम है मेरा छोटा सा। और मेरी हेल्प के रूप में आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो ओनली शेयर माई वीडियोज़, इतना ही आपको हेल्प करना है, ओनली शेयर माई वीडियोज़। डीजे सर चैनल का बस आपको लिंक अपने क्लासमेट पर, अपने फ्रेंड्स पर, दूर दराज के बच्चे जो कि विद्यालयों में नहीं जा पाते हैं, प्राइवेट भर के पढ़ते हैं, तो उन सभी लोगों पर शेयर करिए। उसके अलावा जो टॉपर की लिस्ट में बच्चे वो शामिल हैं, लेकिन कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सूचनाओं की वजह से, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के कलेक्शन की वजह से वो हट रहे हैं वो टॉपर की लिस्ट से, तो उनको भी जरूर भेज दें ताकि वो लोग भी जिस मुकाम को पाना चाहते हैं वो आसानी से उसको पा जाएं। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी स्टडी को नियमित रूप से आप जारी रखिए।